मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो में हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, टाइप्स पढ़े, ऑर्गन्स पढ़े, फॉर्म्स पढ़ी। इस वीडियो में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना इसको। तो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एज वी ऑल नो, इंडिया रिमेन्ड अ कॉलोनी फॉर ऑलमोस्ट 200 years ऑफ द ब्रिटिशर्स। हमें पता है कि भारत जो है वो उपनिवेश रहा है लगभग 200 सालों तक। अंग्रेजों के नियंत्रण में हम रहे। वो जो भी पॉलिसी बनाते उनको हमें जो एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो जो भारतीय जो था, फिर भारत जो स्वतंत्र हुआ तो प्रॉब्लम्स आई। कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से इतने वास्ट जो टेरिटरी है उसको गवर्न किया जाए, तो ये प्रॉब्लम आई। तो जो इंडियन जो भारतीय लोग थे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और उनको उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही राइज होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट एक कानूनी दस्तावेज है इन विच रूल्स एंड regulations are contained। ठीक है, जिसमें क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और कायदे और कानून है। एंड अकॉर्डिंग टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेट or a nation is governed। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। संविधान क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट, एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें क्या है? इन विच रूल्स एंड रेगुलेशन, में नियम और कायदे कानून है। और उन नियम और कायदे कानूनों के अनुसार कोई भी संस्था है, कोई भी स्टेट है और कोई भी नेशन है जो कि संचालित किया जाता है। जिन नियम और कानूनों के द्वारा देश संस्था कोई भी चलाई जाती है और जो नियम जिस डॉक्यूमेंट्स में है, कंटेंट है, उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्लियर? अब बात आती है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या कारण है जिस कारण से हमें संविधान की जरूरत पड़ती है, नियम और कायदे और कानूनों की जरूरत पड़ती है? ठीक है, तो पहला कारण जो है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट लेस डाउन द सर्टेन ideals that forms the basis of the kind of country as we or kind of basic kind of a country as we are citizens aspire to live। संविधान में वो बेसिक आइडियल्स हैं, सर्टेन आइडियल्स है, सिद्धांत हैं या आदर्श हैं जिनके एक नागरिक होने के नाते, एस्पायर मतलब इच्छा करते हैं, एक नागरिक होने के नाते जिन आदर्शों की हम इच्छा रखते हैं कि हम ऐसे माहौल में रहें जहां पर हमें क्या मिले? फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, है ना, बोलने की अनुमति हो, अपने जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करने की हमें क्या हो? फ्रीडम हो, किसी का हमारे ऊपर डोमिनेट ना हो, इस प्रकार। क्योंकि डोमिनेशन तो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स करते आ रहे थे। तो एक
जो था वो फ्रीडम है, वो डोमिनेशन से जो है छुटकारा कौन दिलाता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन दिलाता है। तो पहला कारण इसलिए जरूरी है। दूसरा जो कारण है, टू ग्रांट इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस टू ऑल। दूसरा कारण क्या है कि हमें संविधान की जरूरत पड़ती है टू ग्रांट इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस टू ऑल, सभी के लिए जो समानता है और आजादी है, फ्रीडम है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? हमें संविधान प्रोवाइड करवाता है। तीसरा कारण है, इट टेल्स व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटी इज। दूसरा संविधान क्या करता है? संविधान हमें ये बताता है कि जो हमारा जो समाज है उसका फंडामेंटल नेचर कैसा है, उसका मौलिक स्वरूप कैसा है, वो कौन बताता है? संविधान बताता है। कि किस प्रकार की सोसाइटी है, वो सारी चीजें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फोर्थ जो कारण, जिस कारण से हमें संविधान की जरूरत पड़ती है, वो इट टेल्स अस व्हाट is the political nature of the society, कि भारत का, देश का राजनीतिक जो नेचर है वो कैसा है, उससे भी कौन बताता है? हमें संविधान बताता है। क्लियर? नेक्स्ट है, इट provides safeguards to the minority groups। जो माइनॉरिटीज ग्रुप है, जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज ग्रुप है, अल्पसंख्यक है, उनको सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। क्यों? बात करें मेजोरिटी ग्रुप होता है तो जो माइनॉरिटीज के ऊपर क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। तो उस डोमिनेशन से सेफगार्ड कौन करवाता है? तो संविधान की है वो जरूरत पड़ती है। आई होप यहां तक समझ में आएगा व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो किस कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण किसने किया वो देखते हैं। तो उसका निर्माण किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? संवैधानिक सभा। अब इसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। किसने किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने। और ये क्या थी संविधान सभा? अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स which is assembled for the purpose of drafting or adopting the constitution। अब ये क्या थी? संविधान सभा क्या थी? अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों की एक संस्था थी, वो थी जो कि असेंबल्ड हुए, एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। किस लिए? फॉर द पर्पज, किस उद्देश्य के कारण से इकट्ठे हुए? ऑफ ड्राफ्टिंग और अडोप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, संविधान को अपनाने के लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो असेंबल्ड हुए थे, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली was
proposed by M.N. Roy in 1934। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली का जो सुझाव था, विचार था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो विचार था वो किसने प्रपोज किया? M.N. रॉय ने। ठीक है, अब कब किया? इन 1934 में। अब M.N. रॉय कौन था? फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, M.N. रॉय कौन था? फाउंडर था मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई जो है भारत की जो नेशनल पार्टी है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका फाउंडर था कौन? M.N. रॉय। और इन्होंने पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसका सुझाव दिया, वो प्रतिपादित किया। ठीक है, प्रपोज मतलब प्रतिपादित किया। ठीक है, अब जब इन्होंने 1934 में प्रपोज किया तो फर्स्ट टाइम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने ऑफिशियली डिमांडेड दिस असेंबली इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अब कब? इन जून 1934। जून 19 M.N. रॉय ने सुझाव दिया किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या थी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक बॉडी थी जो एकत्रित हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए और उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। आइडिया किसका था? M.N. रॉय का। M.N. रॉय कौन था? फाउंडर मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड सीपीआई ऑफ इंडिया। और कब दिया? 1934 में। और उसी 1934 में, जून 1934 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस पार्टी जो था अध्यक्ष था उस समय, तो उन्होंने पहली बार ब्रिटिशर्स के सामने ऑफिशियली इसकी डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो, ताकि हम क्या बना सके? अपना संविधान और एक आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का एक क्या बना सके? संविधान बना सके, उसका निर्माण कर सके। उसके बाद क्या हुआ? 1938 में, इन 1938 में पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि अब स्वतंत्र भारत का संविधान का जो निर्माण था, है ना, इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण होना था, उसको ये कहा कि वो किस आधार पर होना चाहिए? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली उसका निर्माण करेगी। कब की? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि जो स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनी हुई कौन करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली करेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ध्यान रखना, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। (1940) में, 1938 आ गया। 1940 में गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय कौन? लिथगो। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, वॉइस रॉय था, कौन था? लिथगो। तो कब तक रहा था? 1936 टू 1944 तक ये क्या था? भारत का गवर्नर जनरल रहा। इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, कब? 1934 में की थी, जून 1934 में। 1938 में कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो स्वतंत्र भारत का जो निर्माण होगा संविधान का, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई कौन करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली करेगी। उस मांग को कब मान लिया गया? एक्सेप्टेड द
डिमांड ऑफ कांग्रेस लिनलिथगो ने उस डिमांड को कब मान लिया? 1940 में मान लिया। अब क्या हुआ, मान लिया तो 1945 में जनरल इलेक्शन हैड इन ब्रिटेन। अब 1945 में सेकंड जो वर्ल्ड वार चल रहा था, कौन सा? सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो वहां पे ब्रिटेन में क्या हुए? जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए, जनरल युद्ध के बाद, ठीक है, जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए। और उस जनरल इलेक्शन में लेबर पार्टी वोन द इलेक्शन। लेबर पार्टी जो थी ब्रिटेन की, वो जीतती है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? एटली। क्लीमेंट एटली क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। कब? 1945 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो वहां पे क्या बनता है? क्लीमेंट एटली था वो प्रधानमंत्री बनता है। अब क्लीमेंट एटली जो है 1946 में, ठीक है ना, 24 मार्च 1946 में जो एटली था प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का, वो एक मिशन भेजता है इंडिया में। क्या भेजता है? मिशन। नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत भेजता है। कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजता है। क्यों भेजा गया था कैबिनेट मिशन? इसलिए भेजा गया था कि जो स्वतंत्र भारत है उसका परिदृश्य क्या होगा और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस प्रकार से निर्माण किया जाए, उसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। किसकी अध्यक्षता में? प्रिसाइडेड बाय सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। और दो अन्य सदस्य कौन से थे? एक था लॉर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन आया था, ये बन करके ना, क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। तो उसमें जो कैबिनेट मिशन आया उसमें एक सदस्य ये भी था। और तीसरा सदस्य था अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य जो थे कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया एटली के द्वारा। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। कब भेजा? 24 मार्च 1946 को। अब इन्होंने 16 में मार्च को भेजा, 16 मई 1946 में प्लान तैयार किया। प्रिपेयर्ड प्लान, एक प्लान प्रिपेयर किया। और उसमें इन्होंने जो कहा वो क्या कहा? इन्होंने कहा कि पूरे भारत से जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी उसमें कितने इलेक्टेड मेंबर होंगे? रिप्रेजेंटेटिव होंगे कितने? 398। क्लियर? 398 में जो है 296 होंगे स्टेट से, 73 होंगे मुस्लिम लीग के, और 4 होंगे आपके जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी, ब्रिटिश कमिश्नरी थे, जैसे दिल्ली हो गया, कुर्ग हो गया, उसमें से। तो इस प्रकार से परिदृश्य तैयार किया। इन्होंने सजेशन दिया 16 मई को जो कैबिनेट मिशन भारत आया। और उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, संविधान सभा जो बनेगी, उसमें 389 मेंबर होंगे। और उन 389 मेंबर में 296 जो है स्टेट से, 73 मुस्लिम लीग से, और 4 होंगे ब्रिटिश कमिश्नरी जो थे उनसे। ठीक है, यहां तक क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। 1946 को 9 दिसंबर 1946 को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो एकत्रित हुए कहां पे? काउंसिल चैम्बर इन लाइब्रेरी न्यू दिल्ली। ठीक है,
9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर में हमने देखा था 389 जो थे, उसमें से 296 जो सीटें थी वो कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने, और 15 जो थे अदर थे, 4 जो कमिश्नरी वाली थी वो फ्री रहती हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट होकर के नहीं आया। अब ये एकत्रित हुए कब? काउंसिल चैम्बर इन लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में ये एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होते हैं तो यहाँ पे इसको प्रिसाइड करता है जो अंतरिम प्रेसिडेंट है, अंतरिम जो प्रेसिडेंट बनाया उसको बनाया सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके टेम्पररी जो है अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, और इसमें जो मुस्लिम लीग और जो मिशनरीज वाले थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इस मीटिंग में भाग नहीं लिया। तो कितने 205 जो थे केवल उन्होंने इसमें क्या लिया? पार्टिसिपेट किया। अब 9 दिसंबर को अब क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर हैं फिर एकत्रित होते हैं, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। क्या? परमानेंट। और अंत तक यही रहते हैं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी अंत तक 11 दिसंबर को बने, और अंत तक मतलब 26 नवंबर 1946 यहाँ तक ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है, अब 11 दिसंबर को एकत्रित होते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं, और प्रारूप जो है उसके ऊपर जो बातचीत होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, प्रारूप तैयार किया जाता है, और उसमें अब क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो 13 दिसंबर को जो प्रारूप था, भावी जो संविधान था हमारा बन रहा था, उसका प्रारूप क्या करते हैं? पेश करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने वो प्रारूप जो है वो पेश करते हैं 13 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को करते हैं तो 22 जनवरी को 1947 उसको पारित कर दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें जो उसके बाद जो है विभाजन हो जाता है, भारत का विभाजन होता है। भारत के विभाजन के बाद जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो पाकिस्तान चले जाते हैं, मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो पाकिस्तान चले जाते हैं। इस प्रकार से 324 जो मेंबर हैं वो रह जाते हैं, और 324 में भी आगे चल करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर वो कितने रह जाते हैं? 299 रह जाते हैं। बाकी कहाँ चले जाते हैं? बंटवारे के बाद जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ उसमें पाकिस्तान में चले जाते हैं मुस्लिम लीग के, और 299 सदस्य रह जाते हैं। और ये 299 सदस्य रहे, ये पहली बार अक्टूबर, इनकी जो प्रथम बैठक थी 1948 में ये 299 जो सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की ये एकत्रित होते हैं और चर्चा करते हैं। अब क्या होता है? इनके जाने के बाद जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अंबेडकर, KL मुंशी, इन्होंने जो था महत्वपूर्ण रोल जो था वो प्ले किया था उनके विभाजन के बाद जब वे चले गए थे। अब जो है कमेटियां बनी, वो कमेटी देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट कमेटी, स्टेट कमेटी बनी,
स्टेट कमेटी बनी, फ्लैग कमेटी, सेंट्रल पावर्स कमेटी, फंडामेंटल राइट्स जो कमेटी थी वो बनी, स्टीयरिंग कमेटी बनी, स्टीयरिंग कमेटी बनी। और उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। अब आगे एक ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने की जो समिति बनाई थी वो बनती है। उसका गठन हुआ था, वो हुआ था 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनते हैं। प्रेसिडेंट जो था इसका कौन बनता है? प्रेसिडेंट बनता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी? 29 अगस्त 1947 में। प्रेसिडेंट कौन बनता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। और इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी के शुरुआत में इनिशियली there were 7 members in this committee। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनते हैं उसमें शुरुआत में 7 सदस्य होते हैं। बी आर अम्बेडकर जी थे, दूसरा कृष्णा मूर्ति अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, के.एल. मुंशी, सादुल्ला एटसेट्रा। ये जो थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। ये जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी क्या बनते हैं? मेंबर बनते हैं। 7 सदस्य थे शुरुआत में। अब क्या होता है, ये जो कमेटी होती है ड्राफ्टिंग कमेटी, इन्होंने फेब 1948 में, फरवरी 1948 में जो ड्राफ्ट था वो पेश किया, तो प्रारूप जो था वो पेश किया। और इसके बीच में 8 माह का 8 मंथ्स कितना टाइम दिया? 8 महीने का समय दिया उसके ऊपर, ताकि लोगों के जो क्रिटिसाइज, जो सजेशंस हैं, जो सुझाव हैं, जो आलोचना है, उनको ध्यान में रखकर के उसमें दोबारा से रेक्टिफाई किया जा सके। अब फरवरी फिर दोबारा से अक्टूबर 1948 में ये फिर एक और ड्राफ्ट तैयार करते हैं। उसके ऊपर जो चर्चाएं हुई थी, जो सजेशंस आए थे, उसमें रेक्टिफिकेशन करते हैं। और जो था अक्टूबर 1948 में ये फिर करते हैं। अब 1948 में क्या होता है? 4 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का जो प्रारूप था वो पेश किया गया और पहली बार पढ़ा गया। भारतीय संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1949 को। अब 4 नवंबर के बीच 5 दिन का फिर इसमें 9 नवंबर 1949 को 5 दिन का इसमें जनरल डिस्कशन, 5 दिन इसके ऊपर जनरल डिस्कशन हुई। पहली बार भारतीय संविधान को पढ़ा गया 4 नवंबर को, और 5 दिन का टाइम दिया गया। और 5 दिन के उसकी इसलिए दिया गया जनरल डिस्कशन के ऊपर, आम चर्चा के लिए उसमें समय दिया गया। 14 नवंबर को इसको दोबारा से पढ़ा गया। ठीक है। जो सेकंड डिस्कशन हुई उसके दोबारा से पेश किया गया 14 नवंबर को। और 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान था उसमें लोगों के जो सजेशन थे वो लिए गए, है ना, डिस्कशन हुए इस प्रकार से। और 26 नवंबर को जो था भारतीय संविधान क्या हो गया?
प्रिपेयर्ड, तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949। अब देखिए कितना टाइम लगा, 2 years 11 months and 18 hours, 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और जो भारतीय संविधान बना तो उस समय इसमें 395 इसमें आर्टिकल रखे गए, 395 आर्टिकल्स रखे गए और इसको 22 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, 22 पार्ट्स में डिवाइड किया। और शेड्यूल्स कितनी थी, 8 शेड्यूल्स इसमें रखी गई। ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम 400 से भी अब वो इसमें क्या है, अमेंडमेंट हो चुके हैं और आर्टिकल्स में बन चुके हैं। और 22 पार्ट्स की जगह 25 पार्ट्स हो गए हैं। और 8 शेड्यूल जो थी उसमें 4 और करके अब जो है कितनी शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान जो था वो तैयार हुआ। अब तक हमने क्या देखा, 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो आइडिया था वो एम.एन. रॉय ने प्रपोज किया। और जून 1934 में कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली इस मांग को रखा कि भारतीय संविधान का जो भावी स्वतंत्र भारत का संविधान बनेगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग रखी। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनेगी वो किस आधार पे बनेगी, वो वयस्क मताधिकार पे, मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज राइट टू वोट के आधार पे उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 1948 में 1940 में जो था इस मांग को मान लिया गया। डॉक्टर उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो ने उस मांग को मान लिया 1940 में। 1945 में जो था क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनता है ब्रिटेन का। और उस प्रधानमंत्री ने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा 24 मार्च को। और उस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो सर पैथिक लॉरेंस था। और उसमें क्रिस और अलेक्जेंडर 2 अलग मेंबर उसमें और भी शामिल थे। और 16 मई ने जो प्लान था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा वो प्लान तैयार किया। और उन्होंने ये कहा उस कैबिनेट मिशन में कि जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव होंगे 389 होंगे। और इन 389 में से हमने देखा 296 स्टेट से होंगे, 73 मुस्लिम लीग से होंगे और मुस्लिम लीग से नहीं, 73 जो होंगे वो होंगे आपके प्रिंसली स्टेट से, जो देसी रियासतें थी उनसे होंगे। 4 जो है वो कहां से लिए जाएंगे, वो ब्रिटिश कमिश्नरी से होंगे। और उसके फिर 1946 में जो थे मीटिंग हुई, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने गए। और 9 दिसंबर को वो काउंसिल चैम्बर जो लाइब्रेरी पुस्तकालय में है वहां पे दिल्ली में, वहां पे एकत्रित हुए। सचिदानंद सिन्हा उसको टेम्पररी अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर को फिर एकत्रित होते हैं, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और उसका जो प्रारूप था वो पेश किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने जब उसको पेश किया गया तो उसमें 22 जनवरी 1947 को उसको पारित कर दिया गया। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था 29 अगस्त 1947 को बने। प्रेसिडेंट ये बने, 7 मेंबर थे शुरुआत में, अय्यर गोपाल स्वामी अय्यर और कृष्ण मूर्ति अय्यर, ये कृष्णमाचारी टीटी ये उसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। और आजादी के बाद क्या होता है, पार्टीशन होता है, तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य वहां पे चले जाते, 324 रह जाते। 324 में से भी 296 जो मेंबर हैं वो रह जाते हैं। और अक्टूबर 1948 में वो जो 299 मेंबर थे वो अपनी क्या करते हैं, बैठक करते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से ड्राफ्टिंग कमेटी ने 4 नवंबर को प्रारूप पेश किया गया, फरवरी 1948 में। ठीक है। और फिर 8 माह का समय उसको दिया गया कि उसमें जनरल डिस्कशंस हो, आम जनता के लिए सजेशन लिए जाए। और
अक्टूबर 1948 में फिर से इसको वो किया गया और 4 नवंबर को भारतीय संविधान का प्रारूप जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा। पहली बार इसको पढ़ा गया। 5 दिन का जनरल डिस्कशन के लिए इसको टाइम दिया। 9 नवंबर को, 14 नवंबर को फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है। और जो था 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान 1949 को बंद करके तैयार हो जाता है। और अडॉप्ट कब किया? 26 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया। क्यों 26 जनवरी को क्यों किया? 26 नवंबर को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया तो 27 नवंबर को भी कर सकते थे, 28 को, 26 जनवरी को क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी को पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को इसको क्या कर दिया गया? इम्प्लीमेंट कर दिया और इसको इस दिन को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में हम सेलिब्रेट करने लग गए। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का जो निर्माण था वो किस प्रकार से हुआ ये हमने देखा। अगले वीडियो में अलग से टॉपिक जो है मैं बनाने वाला हूं वो आपका होगा प्रीएम्बल के ऊपर। ठीक है ना, अगला जो वीडियो होगा हमारा किसके ऊपर होगा? प्रीएम्बल, प्रस्तावना। और प्रीएम्बल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो देखेंगे, कब ऐड किए गए वो देखेंगे, क्यों ऐड किए गए वो सारी चीजें हम देखेंगे। जो की फीचर्स हैं, की वर्ड जो है प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल क्या होती है वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कीप इन टच। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।